बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नाहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 की तरफ जाने से पहले मैं रिवाइज कर दूं कि हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग जो है वो ज़बान है कारोबार की। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑलमोस्ट 40 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा। उन टर्म्स को पढ़ने का मकसद हमारा ये था कि हमें अकाउंटिंग की ज़बान आ जाए, हमें ये ज़बान समझ आने लग जाए, और जब कोई शख्स ये टर्म्स यूज़ करे तो हम जानते हों कि इन टर्म्स के मीनिंग्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, वो समझने के बाद अब हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अकाउंटिंग पढ़ने में और समझने में। अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेफिनेशन। Financial statements represent a formal record of financial activities of an entity. These are written reports that quantify the financial strength, performance, and liquidity of a company. Financial statements reflect the financial effects of business transactions and events on the entity. तो students, financial statements जो हैं ये एक फॉर्मल वे है रिकॉर्ड कीपिंग का, और पूरे साल में जो जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुई किसी भी बिजनेस में, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो जहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे और जो रिपोर्टिंग करेंगे वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका एक और नाम भी है जिस नाम से ये ज़्यादा मशहूर है, वो है बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में होता क्या है कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स को लिखते हैं। अब एसेट्स हम अपने लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके। तो एसेट्स हम लिखेंगे। एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स हैं, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, हमारे पास स्पॉन्टेनियस एसेट्स हैं। ये तमाम की तमाम काइंड्स हैं एसेट्स की, और ये हम लिखेंगे एसेट्स के कॉलम में। फिर हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ हमने पढ़ा कि ये एक उधार होता है। हम जो क्रेडिटर्स हैं उनसे हमने लोन लिया हुआ है, बैंक से हमने लोन लिया हुआ है। ये हम लिखेंगे तमाम की तमाम हमारी लायबिलिटीज़ के कॉलम में। इसमें हमारी करंट लायबिलिटीज़ भी होंगी, इसमें हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होंगी। करंट लायबिलिटीज़ वो हैं जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो हैं जो हमने 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी। ये है जी कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट या वो एसेट्स जो ओनर अपने बिजनेस में लेकर आता है वो उसका कैपिटल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी शीट है जो कि बैलेंस होगी। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यानी कि तमाम के तमाम एसेट्स बराबर होने चाहिए लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। अगर एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के तो हमारी बैलेंस शीट ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने सही बनाई है। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट गलत बनी है, हमसे कोई मिस्टेक हुई है, और हम किसी अमाउंट को करेक्ट करें जिसको हम गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस में
बहुत अहम होती है बैलेंस शीट, जो कि सारी डिटेल बताती है कि किसी भी बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं और उसकी इक्विटीज कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि नफ़ा या नुकसान हमें बताती है किसी भी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये हमें बताएगी इनकम स्टेटमेंट। तो अगर हम ये जानना चाहें कि किसी भी इदारे की इनकम कितनी है या उसका लॉस कितना है, तो हमें चाहिए कि हम उस इदारे की इनकम स्टेटमेंट देख लें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लें। अब इनकम स्टेटमेंट में होगा क्या, पॉसिबल दो ही चीज़ें हैं कि इनकम स्टेटमेंट में उस इदारे की तमाम इनकम लिखी हुई हो, सेल्स लिखी हुई हो, रेवेन्यूज लिखे हुए हों, डिविडेंड लिखे हुए हों या अदर इनकम कोई भी उसको हुई, उसने अपनी तमाम तर इनकम लिखी हुई हो। इस इनकम में से जब वो अपने एक्सपेंसेस माइनस करेगा तो हमारे पास या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि मुनाफा आएगा। और अगर इदारे की इनकम कम है और एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा हैं तो फिर हमारे पास नेट लॉस आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ या तो इनकम लिखेंगे या फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये हमारी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। हमारी थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इसका नाम बता रहा है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो फ्लो ऑफ कैश बताएगी। फ्लो ऑफ कैश दो ही तरह से पॉसिबल है, एक इनफ्लो ऑफ कैश और एक आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश जो है वो है कैश का आना और आउटफ्लो ऑफ कैश जो है वो है कैश का जाना। स्टूडेंट्स, इनफ्लो ऑफ कैश बिजनेस में तब होगा जब हम कोई चीज़ सेल करेंगे और आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश जाएगा तब जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास तीन मेजर हेडिंग्स होती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम तमाम तर प्राइमरी एक्टिविटीज़ लिखते हैं। हम अपनी नेट इनकम लिखते हैं, हम इसमें डेप्रिसिएशन लिखते हैं और तमाम तर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। फिर हमारे पास हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम सेल या परचेज लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम तमाम का तमाम कैपिटल लिखते हैं कि ओनर बिजनेस में क्या लेकर आया और उसको क्या बचा, वो यहाँ पे डिविडेंड लिखेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज़ होंगी, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हमारी फोर्थ और लास्ट स्लाइड ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये हमारी फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये जिस नाम से मशहूर है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट के बाद हम इसमें से डिविडेंड माइनस करते हैं। हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, गेन या लॉस हमें हुआ ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो वो गेन या लॉस हम लिखेंगे। और फिर हम अपने रिजर्व्स मेंटेन करेंगे। रिजर्व्स कंपनी क्यों मेंटेन करती है कि फ्यूचर में अगर कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो रिजर्व मेंटेन किए जा सकते हैं।
नई मशीनरी परचेज करनी है तो रिजर्व मेंटेन किए जा सकते हैं, या किसी कॉन्टीजेंसी किसी इदारे में हो सकती है, फ्यूचर में अनसर्टन इवेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए इदारा अपने आप को सेव कर रहा है, बचाना चाह रहा है, तो वो उसका रिजर्व भी मेंटेन कर लेगा फ्यूचर में किसी भी अनसर्टन इवेंट से बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हम अपनी सारी की सारी इनकम फॉरवर्ड नहीं करते, उसमें से हम तमाम की तमाम चीज़ें अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देते, यानी कि प्रॉफिट सारा का सारा शेयर होल्डर्स को नहीं देते या अपने पास नहीं रखते, बल्कि हम अपने मुनाफे में से पहले रिजर्व मेंटेन करते हैं ताकि कंपनी अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टन इवेंट्स देखे तो वो इन रिजर्व्स का फ़ायदा उठा सके। हम डिविडेंड यहाँ से देते हैं, हम रिजर्व यहाँ से मेंटेन करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स वो भी इसी स्टेटमेंट का हिस्सा है, और नेट प्रॉफिट हम इस स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, या इसका एक और नाम भी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंक्लूड हुआ। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये हम क्यों बनाते हैं, और फिर हमने 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा। पहले नंबर पे हमने बैलेंस शीट को देखा, दूसरे नंबर पर हमने इनकम स्टेटमेंट को देखा, थर्ड हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा, और फोर्थ नंबर पे हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।